हाय, मैं हूं आपका मेंटर राजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राजेश श्रीवास्तव। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें देखा गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश अपने माध्यम को बदलती है तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है, डेविएट कर जाती है। इस फिनोमेना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। When light passing through from one medium to other medium, it deviates from its original path. The phenomena is known as the reflection of light. तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक चर्चा हुई थी। आज हम देखते हैं इसके आगे। तो आपने क्या देखा, रिफ्लेक्शन में दो माध्यम का होना आवश्यक है। तो प्रकाश जो है ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है। जो लाइट है वो ऐसे इंसिडेंट कर रही है और अपने मार्ग से, इसका ओरिजिनल मार्ग है, उससे वो डेविएट कर जा रही है। प्रकाश क्या करती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपका है आई, मतलब अपवर्तन कोण। It is the incident angle, मतलब आपतन कोण। और ये जो होता है नॉर्मल और दूसरे के बीच में आर हो गया रिफ्लेक्शन एंगल, आपतन कोण, अपवर्तन कोण हो गया ये। तो आई इज द इंसिडेंट एंगल, आर इज द रिफ्लेक्शन एंगल और ये नॉर्मल है, इट इज द नॉर्मल। तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने इससे पहले देखा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। आज देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो प्यारे बच्चों, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है जो आई है, आई का मतलब इंसिडेंट एंगल, इसका साइन, साइन आई, साइन आई। और जो आर है रिफ्लेक्शन एंगल, इसका साइन, साइन आर। इसका जो रेशियो है, इसका अनुपात हमेशा नियत रहता है। तो साइन आई और साइन आर का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट, नियत रहता है। साइन आई और साइन का अनुपात नियत रहता है। इसी को हम लोग स्नेल लॉ कहते हैं। इस नियम को स्नेल ने बताया था, तो उन्हीं के नाम पर दिस इज नोन एज द स्नेल लॉ। स्नेल लॉ, इसे हम स्नेल लॉ कहते हैं। और दूसरा नियम है, उसमें क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन द सेम। यहां तीन चीजें हैं, इंसिडेंट रे जो गिर रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो माध्यम में जा रही है, और नॉर्मल, दे आर लाइन द सेम प्लेन। मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे बताया गया था, तल का मतलब कि ये आपका क्या है, अग्र तल है, एक बस तल है। तो सारे के सारे इसी ओर हो, ये नहीं कुछ यहां हो कुछ यहां हो, या सारे यहां हो। तो दूसरा हो गया आपका
इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। मतलब क्या हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो प्यारे बच्चों क्या लिखा आपने, अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको लिखना है कि ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है, अनुपात है, वो हमेशा नियत रहता है। इसे ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। और दूसरा क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि लाइट में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। लाइट क्या वेव है, बताया गया था, जो पहला हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें डिफाइन किया गया था कि व्हाट इज द लाइट, प्रकाश क्या है। और वहां पे कहा गया था कि लाइट इज द काइंड ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम बताया गया था कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है। तो जो वेव्स हैं उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर वेव है, अगर लाइट क्या है, वेव है, लाइट वेव है, तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी। वेव में क्या होता है, यहाँ पे आयाम होता है, मतलब एम्पलीट्यूड होगा। दूसरा क्या है आपका, दूसरा हो गया आपका टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड, आवर्तकाल हो गया, आवर्तकाल है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ लैम्डा है। तो लाइट में बहुत सारी पैरामीटर्स होते हैं, वेव के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। और हम लोग ने क्लास 9th में वेव पढ़ा होगा, तो वहां पे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के बारे में बताया गया होगा। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि आपको याद आ जाए कि आयाम क्या है, टाइम पीरियड क्या है। तो जल्दी से देख लीजिए आप क्विक रिवीजन में, अगर ये वेव है, अगर ये वेव है तो वेव में ये जो पोर्शन होता है यहां मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये आपका एम्पलीट्यूड होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक बॉब है और आपने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, तो ये क्या है, ये आपका मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन से किसी भी एक ओर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। चाहे इधर लीजिए और चाहे इधर लीजिए आप। तो एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये हो चाहे ये हो। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मेन पोजीशन। फिर आपका जो है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के बारे में कहा गया था कि एक साइकिल पूरा होने में जो समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, वन रिवॉल्यूशन, वन ऑक्सीजन। एक साइकिल में, एक ऑक्सीजन में जो समय होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे हमारी अर्थ क्या करती है, अपना पूरा एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। इट इज द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ। अर्थ टेकन टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इन 365 डेज। तो एक साइकिल में 365 दिन लग रहे हैं, तो टाइम पीरियड जाएगा। तो एक चक्कर लगाने में जो समय होता है, एक साइकिल को पूरा करने में समय होता है, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक साइकिल में क्या होता है, आपका 4 सेक्शन पूरे होते हैं। तो मान लीजिए ये बॉब यहां से यहां गया, फिर लौट के आया, 2 हो गया, फिर इधर गया 3, फिर लौट के आ गया। तो एक सेक्शन में 4
डिस्टेंस पूरे होते हैं। अगर मान लो ऐसे हो गया, अगर कोई पार्टिकल यहाँ चल रहा है तो यहाँ से यहाँ गया एक पोर्शन, फिर यहाँ आया दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, फिर चौथा। तो एक साइकिल में 4 हिस्से कंप्लीट होते हैं। तो जो समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहते हैं, टी कहते हैं। तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू वन साइकिल। टाइम पीरियड क्या आपका? देखो, टाइम टेकन टू वन साइकिल। एक साइकिल में जो समय लगता है टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितनी बार घूम गया। मान लीजिए ऐसे घूमा एक बार, फिर यहां से यहां चला, तो जहां से आप शुरू कर रहे हैं वहां पे आइए एक साइकिल, फिर आइए 2 साइकिल। तो एक सेकेंड में ऐसी जितनी साइकिलें होंगी उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल हो गया आपका, तो फ्रीक्वेंसी हो गया। वेवलेंथ, एक साइकिल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए यहां पर एक साइकिल में कितने सेक्शन होते हैं? 4 सेक्शन। तो यहां से यहां गया एक सेक्शन, फिर यहां पार्ट है 2 सेक्शन, 3 और ये 4 सेक्शन। मतलब यहां से ऐसे चलते हुए यहां आएंगे तो एक साइकिल पूरी हो जाएगी। और जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? एक साइकिल की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये यहां से और यहां आएंगे, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया आपका। या आप यहां देखिए, एक साइकिल 2, 3 और फिर 4 साइकिल, तो ये आपका लैम्डा हो जाएगा। तो वेवलेंथ में क्या होता है आपका कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन वन साइकिल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन वन साइकिल। या क्रस्ट टू क्रस्ट, क्रस्ट टू क्रस्ट, ये क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है, क्रस्ट टू क्रस्ट हो गया या ट्रफ टू ट्रफ हो गया। तो एक साइकिल में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, इसको लैम्डा दिखाते हैं। आयाम को हम लोग किस दिखाते हैं? ए से, टाइम पीरियड को टी से, फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखाते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं। तो ये आपके वेव के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो क्लास 9th में आपने वेव पढ़ा होगा, वहां जाकर एक बार उसको देख लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर ये नहीं था कि आयाम क्या है, आवृत्ति क्या है। हमें ये देखना है कि जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब लाइट अपना मीडियम चेंज कर रही है, व्हेन लाइट कम फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, तो वहां पे क्या चीज बदल जाएगी और क्या चीज नहीं बदलेगी। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्शन में आपका जो एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, स्पीड है, इन सभी में केवल एक ऐसा पैरामीटर है वो नहीं बदलता है, बाकी सारी चीजें बदल जाती हैं। क्या देखा आपने कि जब अपवर्तन होता है, जब रिफ्लेक्शन होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो प्रकाश के सारे पैरामीटर बदल जाते हैं, केवल एक पैरामीटर नहीं बदलता है और वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। आवृत्ति को छोड़कर, फ्रीक्वेंसी को छोड़कर जितने भी पैरामीटर हैं वो बदल जाते हैं। तो 12 बच्चों से तुम याद कर लीजिए कि पूछा गया कि अपवर्तन में, रिफ्लेक्शन में प्रकाश का कौन सा पैरामीटर नहीं बदलता है। तो जो आपकी आवृत्ति है, जो आवृत्ति पहले थी, जो फ्रीक्वेंसी पहले थी, वही बाद में होती है। और फ्रीक्वेंसी बताया मैंने आपको कि एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं। अगर एक सेकेंड में 10 वाइब्रेशन है तो पहले मीडियम में भी होगा, और जो दूसरा मीडियम है वहां भी 10 वाइब्रेशन होगा आपका। बाकी और सभी चीजें, आयाम बदल जाएगा, टाइम पीरियड बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी, इंटेंसिटी बदल जाएगी, सारी चीजें
बदल जाती है। तो क्या देखा आपने कि अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखा जाए, फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। और आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। प्यारे बच्चों, आप मेरा वीडियो देखिए या किसी और का वीडियो देखिए, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, आप कई बार देखेंगे तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। और जब भी इस वीडियो को देखिए तो पार्ट 1 शुरू कीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तब यहाँ आएंगे तो क्रम से चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आशा है कि आपको मेरा ये प्रयास सार्थक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। फिर भी कहीं त्रुटि हो, कमी हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसे मैं अगले वीडियो में सुधारूंगा, अच्छा करने की कोशिश करूंगा कि आपका कल्याण हो, आप मन लगाकर पढ़ें, अच्छा करें, अच्छे नंबर पाएं और अपने स्कूल का, गांव का, शहर का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन केवल अगले वीडियो तक। थैंक यू।